नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव के समापन समारोह में लिया हिस्सा। कहा, श्री अन्न से छोटे किसानों को लाभ, देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बल। 2014 से खेती के क्षेत्र को प्रधानमंत्री ने लगातार दी है प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य क्षेत्र का अहम योगदान। देश की मत्स्य पालन क्षमता असीम, इसका अभी भी जैविक और टिकाऊ तरीके से दोहन किया जाना है शेष। सरकार द्वारा 14,659.12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा, 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य किया पूरा। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ नल जल कनेक्शनों की हासिल की उपलब्धि। आर्सेनिक फ्लोराइड संदूषण वाली 22,016 बस्तियों में अब सुरक्षित पेयजल उपलब्ध। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, मुख्यमंत्री ने गौशालाओं का बजट 40 से किया 400 करोड़। गौशालाओं के बजट में की गई 10 गुना बढ़ोतरी। गौशालाओं को चारे में नहीं आने दी जाएगी दिक्कत। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में हो सकती है देरी। 4 जून तक केरल पहुंचने की संभावना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा, इस वर्ष मानसून की सामान्य वर्षा होने का अनुमान। जून से सितंबर के बीच 83.5 सेंटीमीटर हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि श्री अन्न के फायदे ही फायदे हैं, विशेषकर हमारे छोटे किसानों को इसमें बहुत लाभ है। श्री अन्न से उनकी आय बढ़ने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तोमर ने कहा कि श्री अन्न का सेवन स्वस्थ रहने का माध्यम है। श्री अन्न पौष्टिकता से परिपूर्ण है, जिसे उगाने में किसानों को लागत कम आती है। इसके लिए फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। कम बारिश में भी इसकी खेती आसानी से हो सकती है। छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने, लोगों को स्वस्थ रखने व देश दुनिया में भोजन की थाली में श्री अन्न को सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्ताव रखा, जिसका 72 देशों ने समर्थन किया और यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। सारी दुनिया का कल्याण हो, भारत इस मामले में हमेशा अपने दायित्व का निर्वहन करता है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स के महत्ता को प्रतिपादित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह किया कि 1 साल पूरी दुनिया में इसके प्रचार प्रसार के लिए नियत करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस प्रस्ताव को उपस्थित 72 देशों ने समर्थन प्रदान किया और आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का निश्चय किया है और पूरी दुनिया में इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना हो रही है। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी। तोमर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उत्तराखंड राज्य ने श्री अन्न महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन किया है। यह आयोजन मिलेट्स यानी श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में, जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। हम सब जानते हैं मिलेट्स श्री अन्न का आहार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान और बढ़े जिससे आहार में पोषकता का जो अभाव है वो खत्म हो सके, देश के लोग भी स्वस्थ रह सकें
और समूची दुनिया भी स्वस्थ रह सके। देश में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मंत्री परषोत्तम रुपाला की पहल से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदत्त उत्पादों को नए सिरे से प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा 7 प्रमुख कार्य क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि एनपीसी द्वारा नए कार्य क्षेत्र के अध्ययन से मंत्रालय को नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार देश में मत्स्य क्षेत्र के विकास के साथ मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए नीली क्रांति को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदत्त उत्पादों को नए सिरे से प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा 7 प्रमुख कार्य क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि देश की जीडीपी में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान अतुलनीय है। एनपीसी द्वारा नए कार्य क्षेत्र के अध्ययन से मंत्रालय को नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उसमें खास करके मार्केटिंग है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस के वजह में क्या है, नई टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशंस में कोई गैप्स है क्या ज़मीन पर, और जो योजना इतनी अच्छी बनी हुई है उसके मॉनिटरिंग के बारे में और विभागों में और इस विभाग में क्या क्या बातें हैं, क्या गैप हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इसको वो स्टडी करके विभाग को देंगे तो मुझे लग रहा है कि इस हमारे नीतिगत निर्णयों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस अवसर पर मत्स्य विभाग के सचिव जतिंद्र नाथ स्वैन ने कहा कि बीते 8 वर्षों में मत्स्य क्षेत्र में 2 गुना रफ्तार के साथ बढ़ोतरी हुई है। मत्स्य पालन सेक्टर के महत्व को समझते हुए सरकार ने PMMSY की रूपरेखा तैयार की है, जिससे कि देश में टिकाऊ नीली क्रांति लाई जा सके। The scheme is a very comprehensive scheme encompassing production, productivity, expansion, deepening, and the infrastructure creation to ensure that the produce is marketed without any losses, both by the producer and other stakeholders. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक संदीप नायक ने कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा जल संसाधन उत्पादक देश है और शीर्ष मछली निर्यातक देशों में शामिल है। संदीप नायक ने कहा कि एनपीसी द्वारा मुख्य रूप से 7 क्षेत्रों में अध्ययन किए जाएंगे, जो लगभग 9 महीने में पूरे हो जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता सलाहकार केल्विन चैन केंग चुन ने कहा कि इस मत्स्य क्षेत्र में भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। इस संदर्भ में एनपीसी द्वारा किया जा रहा अध्ययन महत्वपूर्ण है। This is a good initiative. It help to bring in more revenue for companies, right, and also for maybe farmers in the agricultural industry. So there is a lot of opportunities for export because food is actually very important in the future. गौरतलब है कि 1958 में स्थापित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। एनपीसी को हितधारकों के मूल संवर्धन के लिए PMMSY के तहत प्रमुख कार्य क्षेत्र अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास से जुड़ी नीतियाँ व योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। देश में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और इसी संदर्भ में न केवल अलग से मंत्रालय का गठन किया है, बल्कि अब राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के जरिए मत्स्य पालन विभाग के बीच 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निश्चित तौर पर इस तरह के ज्ञापन के जरिए एक ओर जहाँ मछुआरा समुदाय का आर्थिक विकास करने की ओर सरकार अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए इस समाज के आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आजादी के अमृत काल के तहत जल जीवन मिशन देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की एक नई उपलब्धि का जश्न मना रहा है। जल जीवन मिशन ग्रामीण आबादी को महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान कर रहा है। नियमित रूप से नल के पानी की आपूर्ति से लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं और युवतियों को अपनी दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की भारी बाल्टी भरकर ले जाने से राहत
राहत मिलती है, जिससे सदियों पुरानी उनकी मेहनत कम हो जाती है। इस तरह से बचाए गए समय का उपयोग आय सृजन गतिविधियों, नए कौशल सीखने और बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आज से सागर परिक्रमा के 5वें चरण की शुरुआत कर रहा है। आज महाराष्ट्र के रायगढ़ से शुरू होकर आगामी 19 मई को गोवा के कनकोना में समाप्त होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसे विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों जैसी योजना PMMSY और किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सागर परिक्रमा और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में देरी हो सकती है। इसके 4 जून तक केरल पहुंचने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है। देश के शेष भागों में मानसून का प्रसार केरल से होता है। इसके आगमन के साथ देश के विभिन्न भागों में वर्षा होती है और लोगों को गर्म और शुष्क मौसम से राहत मिलती है। इससे पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बताया था कि इस वर्ष मानसून की सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। मंत्रालय के अनुसार जून से सितंबर के बीच 83.5 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है, जिसे सामान्य श्रेणी की वर्षा समझा जाता है। और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि प्रदेश की गौशालाओं को गौशाला एवं गौसदन योजना के तहत मौसमी सूखा चारा खरीद के लिए त्वरित चारा अनुदान की किस्त जारी की गई है। राज्य की कुल 546 पंजीकृत गौशालाओं को 35 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जो उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने गौशालाओं का बजट 40 से 400 करोड़ किया है। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी की 36 गौशालाओं के लिए 2 करोड़ 2,71,000 रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं के बजट में 10 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। गौशालाओं को चारे में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि समय के अभाव व आकस्मिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस अनुदान राशि को सरल पोर्टल के माध्यम से न देकर वर्ष 2022-23 में दी गई प्रथम चारा अनुदान किस्त वितरण की तरह सीधे गौशालाओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से देने की अनुमति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंचायत हरपंजू बडगाम में किसान संपर्क अभियान को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने कहा कि उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की 29 परियोजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन को सक्षम करेगा और ये समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को और मजबूत करेगा। सरकार ने कृषि आजीविका की स्थिरता को बढ़ाने पर पहले से कहीं अधिक प्राथमिकता दी है। HADP के तहत कार्यान्वित की जा रही 29 परियोजनाओं ये सुनिश्चित करेंगी कि हमारे प्रत्येक गांव को ग्रामीण समृद्धि के केंद्र के रूप में देखा जाए। उपराज्यपाल ने कृषि पर निर्भर यूटी की 70% आबादी की कड़ी मेहनत का सम्मान करने के लिए समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह आबादी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है और कई चुनौतियों के बावजूद वे लोगों को खिलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उन्होंने विदेशी सब्जियां, आला फसलों, औषधीय, उच्च घनत्व की खेती और फूलों की खेती को अपनाने वाले किसानों की सुविधा के लिए एक समर्थन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। केंद्र सरकार की पहल पर उपयुक्त श्रम रोजगार मनरेगा कानपुर रमेश चंद्र ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों की मजदूरी में 17 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से ही लागू कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रतिदिन एक मजदूर को 230 रुपए मिलेंगे। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहली बार 2006 में लागू किया गया, जिसमें अकुशल श्रमिक को काम दिया जाता है।
जिसकी पात्रता 18 वर्ष से 60 वर्ष उम्र तक के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जब इसे लागू किया गया तो बहुत कम पैसे दिए जाते थे, लेकिन केंद्र सरकार प्रति वर्ष कुछ न कुछ पैसे बढ़ोतरी करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति मजदूर 2013 रुपए का सरकार भुगतान कर रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने अप्रैल माह से प्रति मजदूर को 17 रुपए बढ़ाया। अब सरकार एक मजदूर को 230 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान उनके खातों में करेगी। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 15 मई को धान का भाव था 1550 रुपए। 16 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1550 रुपए पर बना रहा। जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान सोना क्वालिटी की धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 मई को सोना धान का भाव रहा 2600 रुपए। 16 मई को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2650 रुपए पर हुए। ओडिशा की अटावीरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 मई को धान 2040 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 15 मई को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2200 रुपए। 16 मई को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो मंगलवार को सीतापुर मंडी में धान का भाव रहा 1940 रुपए। जफरगंज मंडी में सामान्य धान 1855 रुपए पर बिकी, जबकि नवाबगंज मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 1850 रुपए पर हुए। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,308,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 13,65,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,72,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 16 मई को राजकोट, अलीगढ़ और इटावा मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मथुरा मंडी में इस दौरान भाव में गिरावट देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 15 मई को अरहर का भाव रहा 8,200 रुपए। 16 मई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 15 मई को अरहर का भाव था 6,750 रुपए। 16 मई को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,760 रुपए। राज्य की ही इटावा मंडी में 15 मई को अरहर का भाव था 7,635 रुपए। 16 मई को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7,645 रुपए पर हुए। मथुरा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली।
यहाँ 15 मई को अरहर का भाव बढ़ा 6,750 रूपए, 16 मई को इसके भाव 10 रूपए लुढ़क कर 6,740 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात करें तो मंगलवार को बिंदकी मंडी में अरहर का भाव रहा 7,180 रूपए, मैनपुरी मंडी में अरहर 6,700 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,900 रूपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 36,66,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 5,54,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंचा है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की ओर, जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। अरुणाचल प्रदेश के किसान फिलहाल झूम धान, लोबिया, मक्का और सब्जियों की नई बुआई का काम टाल दे। इसके साथ ही जिन किसानों ने फसलों की बुआई कर ली है, वे खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में ही भारी बारिश के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए मक्का और सब्जियों के अंकुरण को प्राकृतिक मल्चिंग सामग्री से ढक दे। वहीं दक्षिणी असम के किसान जल्द से जल्द बोरो धान की कटाई कर ले और धान को किसी सुरक्षित जगह पर रखे। इसके साथ ही यहाँ फलों के बागों में मल्चिंग करें और साथ ही बागों से जल निकासी की व्यवस्था करें। असम के किसानों के लिए सलाह है कि वे इस समय खेतों में निराई गुड़ाई और सिंचाई न करें। त्रिपुरा के किसान भी बोरो धान की कटाई और तैयार फलों की तुड़ाई जल्द से जल्द कर ले। इसके साथ ही यहाँ धान की नर्सरी और सब्जियों के खेतों से पानी को बाहर निकाले। यही सब्जियों और फलों के छोटे पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दे। मिजोरम में तैयार मक्का और कद्दू की कटाई कर ले। यही फिलहाल अदरक और हल्दी की रुपाई का काम टाल दे। मिजोरम में ही मक्का, धान, लोबिया और सब्जियों में पानी जमा न होने दे। यही सब्जियों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दे। इसके साथ ही यहाँ इस समय किसी प्रकार का छिड़काव न करे। वहीं नागालैंड के किसान तैयार केले के गुच्छों की जल्द से जल्द कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ केले के पेड़ों को बांस के डंडों से सहारा दे। यहीं मक्का और सब्जियों के खेतों से पानी बाहर निकाले। नागालैंड में ही मक्का और सब्जियों की जड़ों को नुकसान से बचाने के लिए उनकी जड़ों पर मल्चिंग करें। यही फसलों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। मणिपुर की बात करें तो यहाँ फिलहाल मूंगफली और सोयाबीन की बुआई ना करें। इसके साथ ही अदरक के खेतों से पानी बाहर निकालने के बाद सूखी पत्तियों और पराली से मल्चिंग करें। यही सब्जियों के पौधों को सहारा दे और खेतों में पानी ना रुकने दे। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में कांग्रेस के कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच का मामला। डीके के मामले में जांच पर रोक के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद इस मामले पर विचार करेगा। फिल्म द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने के अपने फैसले का बचाव किया है।
जाति अधिरथ सर्वे पर पटना हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ बिहार सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। बेंच के सदस्य जस्टिस संजय करोल ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया। जस्टिस करोल ने कहा कि वो हाई कोर्ट में इस मसले की सुनवाई से जुड़े रहे हैं, लिहाजा यहां इस केस की सुनवाई से वो खुद को अलग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में दाखिल अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इस याचिका में 4 दोषियों को बरी कर देने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मणिपुर में अब हिंसा की कोई घटना नहीं घट रही है। सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शांति बहाली है। मामले पर सुनवाई जुलाई में होगी। पूरे देश में गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर आतंकवादी गठजोड़ में एक बड़ी कार्रवाई में 6 राज्यों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में छापेमारी। और आइए अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक बार फिर नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव के समापन समारोह में लिया हिस्सा। कहा, श्री अन्न से छोटे किसानों को लाभ, देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बल। 2014 से खेती के क्षेत्र को प्रधानमंत्री ने लगातार दी है प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य क्षेत्र का अहम योगदान। देश की मत्स्य पालन क्षमता असीम, इसका अभी भी जैविक और टिकाऊ तरीके से दोहन किया जाना है शेष। सरकार द्वारा 14,659.12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा, 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य किया पूरा। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ नल जल कनेक्शनों की हासिल की उपलब्धि। आर्सेनिक फ्लोराइड संदूषण वाली 22,016 बस्तियों में अब सुरक्षित पेयजल उपलब्ध। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, मुख्यमंत्री ने गौशालाओं का बजट 40 से किया 400 करोड़। गौशालाओं के बजट में की गई 10 गुना बढ़ोतरी। गौशालाओं को चारे में नहीं आने दी जाएगी दिक्कत। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में हो सकती है देरी। 4 जून तक केरल पहुंचने की संभावना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा, इस वर्ष मानसून की सामान्य वर्षा होने का अनुमान। जून से सितंबर के बीच 83.5 सेंटीमीटर हो सकती है बारिश। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र